पीछे कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है, कहाँ तक? अध्याय 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये आखिरी रीडिंग थी मिश्रण और यौगिक। ठीक है, मिश्रण क्या होते हैं? तत्व, बस तत्व बस मिश्रण बनाते हैं, कोई नया यौगिक नहीं बनाते। ठीक है, मिश्रण में तत्व मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका संगठन बदलता रहता है, इनका संगठन स्थिर रहता है। ये तत्वों का गुणधर्म नहीं बदलता, इनका गुणधर्म बदल जाता है। इन घटकों को अलग करना आसान है। इन्हें घटकों का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। हम क्या करते हैं आगे इसके अभ्यास हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा उनको कर लेते हैं। इनके दिए गए प्रश्नों को करें। देखते हुए क्या पहला सवाल दिया है। अभ्यास ठीक है, प्रश्न एक क्या बोला है? निम्नलिखित को पृथक अलग करने का के लिए आप किन विधियों का उपयोग करेंगे? ठीक है, पूछ रहा है कि दिया है 4 चीजों को और कह रहा है कि इनको अलग करने के लिए आप कौन सी विधि लगाएंगे। पहला क्या बोल रहा है? सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए सोडियम क्लोराइड को NaCl को H2O इसको इनमें से निकालने के लिए क्या किया जाएगा? पहला है वाष्पीकरण। ठीक है, इसको गर्म कर दें, क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा। भाप बन के पानी उड़ जाएगा, नमक में नहीं जाएगा। कौन सी विधि से हम इसे पा सकते हैं? नमक हम किस विधि से पानी में निकाल सकते हैं? घोले हुए और नमक को हम किस विधि से पानी में निकाल सकते हैं? वाष्पीकरण से। दूसरा कह रहा है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से पृथक करने में। क्या कह रहा है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना। किस विधि से इसको कर सकते हैं? इसको करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि से। किस विधि से? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला क्या है? धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना। इंजन का जो ऑयल होता है, कार के इंजन के या किसी वाहन की इंजन के ऑयल का, उसमें धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कचड़े होते हैं। उनको किससे अलग किया जाता है? छान लिया जाता है। किससे? सी वाले का आंसर हो जाएगा छानन विधि। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि। दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकाला जाता है। कैसे? वो क्या का मठना वो कहते हैं ना, ऐसे लेके उसको बैठ के लोग मखते हैं गांव में, उसको अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। कौन सी विधि? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि से दही से क्या निकाल लेते हैं? मक्खन निकाल लेते हैं। जल से तेल निकालने के लिए
जल से तेल निकालना है, जल से तेल को निकालना है, क्या किया जाएगा? पृथक्करण, अलग किया जाएगा, पृथक्करण, पृथक्करण विधि। चाय से चाय की पत्ती निकालना है, चाय से चाय की पत्ती कैसे निकालोगे? छान करके, छानन। और फिर अगला सवाल है, बालू से लोहे के पिन को पृथक करना। बालू है, उसमें छोटे छोटे लोहे के पिन मिला दिया, कैसे निकालोगे? चुंबक से। क्या करेंगे? एक चुंबक ले जाएंगे, उसके पास ले जाके उसको इधर उधर बालू घुमाएगा, क्या करेगा? चुंबक को खींच लेगा, क्या करेंगे? चुंबकीय, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चुंबकीय, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, अगला क्या पूछ रहा है? भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना, फटकन। क्या करेंगे? फटक कर, फटकन, फटकन। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करना। जैसे इत्र बनता है तो उसको क्या करते हैं? फूल की पंखुड़ियों को निचोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे कण भी आ जाते हैं, कचड़े, उनको कैसे अलग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ये बुक नई है, तो इसमें से क्या किया गया है? बहुत सारी वीडियो को उन्होंने हटा दिया है, सिलेबस में दिया ही नहीं। तो इनमें कई क्रोमेटोग्राफी हुई, ये चुंबकीय पृथक्करण विधि हुई, इन सब अपकेंद्रीकरण विधि, ये सब इनमें दिया ही नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं? एक पतली सी प्लेट जैसे लगा देते हैं, उस पर इत्र को गिराते हैं, वो क्या करता है? अपने ऊपर इत्र की बूंदें नीचे धीरे धीरे गिर जाती हैं, और ऊपर कचरे क्या करते हैं? रुक जाते हैं। अपकेंद्रीकरण क्या होता है? ऐसे ऐसे करके एक जो होता है इतना बड़ा डंडे जैसा, उसमें नीचे से गोल सा लगा होता है, उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो मक्खन क्या करता है? अपकेंद्रित होता है, बार बार एक जगह घूमता रहता है, जिससे क्या होता है? मक्खन ऊपर आ जाता है, दही नीचे हो जाती है, तो दही से मक्खन निकाल लेते हैं। पृथक्करण क्या करते हैं? पृथक्करण कोई कि चुंबक को रख के बगल में से या तो बालू गिराया जाए, साथ में लोहे के जो हैं उनको, तो चुंबक उनको खींच लेगा, या चुंबक में ही इनको मिला दिया जाए, चुंबक उनको अलग कर लेगा। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है, चाय को तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलय, घुलनशीलता, अघुलनशील, घुले तथा अवशोषण। चाय कैसे बनेगा यार? विलायक होगा, पानी होना चाहिए, विलय होगा, चाय पत्ती, चीनी होनी चाहिए। ठीक है, ये विधि लिखनी है, लिख देना। प्रज्ञा ने तीन अलग पदार्थों की प्रज्ञा ने तीन अलग अलग, तीसरा क्वेश्चन, अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो सत्यापित विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित की तालिका में दर्शाया गया, दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तालिका भी दिया हुआ है, सवाल आप लोग बुक में देखिए। पहला क्या पूछ रहे हैं? 50 ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में 333 के यहाँ तापमान दिया है, यहाँ विलेय पदार्थ दिया है, ध्यान से देखना। पहला सवाल कह रहा है 50 ग्राम जल में 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या? 50 ग्राम जल 313 के तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट को क्या करना है? संतृप्त विलयन को प्राप्त करनी है, तो कितने पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? कर अगर जल 50 ग्राम है तो मैं कितना इसमें पोटेशियम नाइट्रेट डाल दूं कि इस तापमान पर ये क्या हो जाए? संतृप्त हो जाए, फिर और उसमें डाला जा सके। तो देखो इसमें दे रहा है कि अगर 100 ग्राम जल लेंगे, कितना ग्राम जल ली थी? 100 ग्राम ली थी,
तो 313 के पर दे रहा है कि इसमें 62 ग्राम पोटेशियम डाला था, इसमें 100 ग्राम जल में सवाल में दिया है। ठीक है, पहला वाला देखो पोटेशियम नाइट्रेट दे रहा है 313 के पर 62 ग्राम, इधर तापमान केल्विन में जा दिया है, उसके नीचे देखो पोटेशियम नाइट्रेट सामने लिखा है, बगल में क्या लिखा है 313 के नीचे 62 ग्राम, किस पर 100 ग्राम पर। तो 100 ग्राम जब जल को आधा कर देंगे, आधा दे दिए 50 ग्राम, तो पोटेशियम नाइट्रेट भी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31 ग्राम, इसका आंसर होगा 31 ग्राम। अगला क्या करें, प्रज्ञा 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। विलयन ठंडा होगा तो क्या अवलोकन कीजिए। जैसे मान लो 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है, 353 के पर 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुल जाएगा, दिया है इसमें पानी में। अब वो करिए उसे ठंडा छोड़ देंगे, ठीक है, जब तापमान उसका कितना आ जाएगा, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान कितना होता है 300 केल्विन, कितना 300 केल्विन। अगर 300 केल्विन पे आ जाएगा तो क्या होगा, उसके कण हमें अलग अलग दिखाई देना रहेंगे, किसके, पोटेशियम के। अगर 353 पर आएगा तो अलग अलग नहीं दिखाई देगा, पानी में घुले हुए रहेंगे। जैसे ही तापमान ठंडा होगा कण नीचे धीरे धीरे बैठ जाएंगे या हमको साफ साफ दिखाई देना रहेंगे। 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, ठीक है, इस ताप पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील है। 293, देखो क्या कह दिया 293, पोटेशियम, सी वाला कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कितना है 293 तापमान पर 32 ग्राम, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, सोडियम, सोडियम क्लोराइड NaCl कितना दे रहा है, पूरा लिख देता है, सोडियम क्लोराइड कितना दे रहा है ये 36 ग्राम। तीसरा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कितना दे रहा है 35 ग्राम। और चौथा क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कितना दिया है 37 ग्राम। इतने तापमान पर ये इतना इतना ग्राम घुलना पड़ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे ज्यादा घुलनशीलता किसकी है, तो हम क्या करेंगे, इससे पीछे जाएंगे, कितने पर 283 पर, और चेक करेंगे ये कितना था 283 पर। ये 283 में था 21, ये था 36, ये था 34, 35 और ये था 24। तो देख कर बताओ तुम्हें कौन सा दिख रहा है कि कौन सा बढ़ गया ज्यादा। इधर से देखो, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कितने का बदलाव आया, इसमें 11 का बदलाव आया, इसमें कितने का बदलाव आया 13 का। तो सबसे ज्यादा कौन बदला, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घुलनशीलता किसकी बढ़ जाएगी, अमोनियम क्लोराइड की। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है, उसी ताप पर किसी विलयन में और विलय न किया जा सके, ठीक है ना, और विलय न मिलाया जा सके, उसी ताप पर किसी विलयन में और विलय न, ये तो पढ़ा दिया हूँ। शुद्ध पदार्थ क्या, एक ही प्रकार के तत्व बस उसमें मौजूद हो, ठीक है। अगला क्या है, कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है, सब पढ़ लिए हम लोग। प्रत्येक को समांगी विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करना है। पूछ रहा है कि समांगी और विषमांगी बताओ, क्या क्या दिया, सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छन्नी, विचार। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, ठीक है। समांगी और विषमांगी बताना है, समांगी कौन सा है, विषमांगी कौन सा, ठीक है। पहला दे रहा सोडा जल समांगी, सोडा जल समांगी। दूसरा क्या दे रहा है, लकड़ी विषमांगी,
ठीक है। बर्फ समांगी, बर्फ क्या समांगी, वायु समांगी, मिट्टी विषमांगी, ठीक है। और सिरका समांगी, छनी हुई चाय। क्या है समांगी, ये समांगी हो गया, ये विषमांगी हो गया। ये 5 मार्क्स का उत्तर हो गया। पॉज करो, लिख लो। पॉज क्या करना है, कितना ये जल्दी से लिख लो, तुम ज्यादा समय ना लगाया करो लिखने में। अगला सवाल क्या दे रहा है, निम्नलिखित आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। पानी का रंग कैसा होता है, पानी का कोई रंग नहीं तो रंगहीन होता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि रंगहीन द्रव जल शुद्ध है। देखो एक तरीके से ही पता चलेगा, 0 डिग्री पर क्या होना चाहिए, बर्फ जमना चाहिए, और 100 डिग्री पर क्या होना चाहिए, उबलने लगे। 100 डिग्री पर भाप और 0 डिग्री पर बर्फ। 0 डिग्री पर बर्फ और 100 डिग्री पर भाप, यही होना चाहिए। 6वां प्रश्न का उत्तर यही है। अच्छा हो गया है। 7वां क्या दे रहा है, 7वां दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, दिया है बर्फ शुद्ध, प्रश्न 7वां शुद्ध पदार्थ। ठीक है, पहला है बर्फ, बर्फ है शुद्ध, बर्फ में बस पानी की कण होते हैं और कोई मिक्सचर नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या दे रहा है, दूध, दूध शुद्ध नहीं है, दूध कैसा विलियन है, कोलाइडी विलियन, शुद्ध पदार्थ नहीं है। लोहा, लोहा शुद्ध है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध, अशुद्ध भी लिख देता हूं। ठीक है, और फिर क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, शुद्ध है। पारा, पारा भी शुद्ध है। ठीक है, और ईट अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि जब मिट्टी या मिश्रण है, कौन सा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तो कैसे वो शुद्ध हो सकता है। और फिर कोयला, ईट, लकड़ी अशुद्ध है। मिट्टी से ही लकड़ी बन रहा है, पेड़ क्या कर रहा है, मिट्टी को खाद बना रहा है, तो वो भी कैसा रहेगा, अशुद्ध ही रहेगा। वायु शुद्ध है, ये कौन सी वायु को ले रहे हैं, हम बिना मिलावटी वायु को ले रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम शुद्ध करें, क्योंकि इसमें अनुपात क्या होता है, वायु का मतलब जल का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, अन्य गैसों का अनुपात निश्चित रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है, या ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, कहीं ज्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, सब कुछ वो निश्चित रहता है। कैसे शुद्धता, मतलब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ही कण है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ही कण है, अन्य गैसों में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सब में सभी के गैस कण है। ठीक है, इसलिए वायु शुद्ध है। निम्नलिखित मिश्रणों में, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रण में विलयन की पहचान करें। कह रहा है विलयन बताना है, क्या दिया है, मिट्टी, समुद्री जल, वायु, सोडा जल। तो विलयन कौन कौन से, 8वां सोडा जल, उत्तर है इसका सोडा जल। दूसरा वायु, और फिर समुद्री जल। ठीक है, समुद्री जल, इसका उत्तर ये तीनों क्या है,
निम्नलिखित से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि टिंडल प्रभाव कौन सा दिखाता है। ठीक है, प्रश्न पढ़ो तुम लोग। क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव हम जानते हैं, एक तो दिखाता है दूध, ठीक है, और एक दिखाता है स्टार्च। ठीक, कौन कौन सा दिखाता है? इसमें दिया भी है, दूध और स्टार्च भी है। तो पहला प्रश्न 9 का उत्तर क्या होगा? दूध व स्टार्च। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तत्व दे दिया हमें, 10वां प्रश्न कह रहा है कि मिश्रण, यौगिक और तत्व में वर्गीकृत करें। प्रश्न 10 क्या क्या दे रहा है? सोडियम, सोडियम या तो तत्व, तत्व लिख लो, यौगिक लिख लो, और क्या लिखना है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, देखो तत्व है मिट्टी, मिश्रण, मिट्टी क्या है? मिश्रण। सोडियम क्या है? तत्व। मिट्टी मिश्रण है, सोडियम तत्व है। चीनी का घोल क्या है? चीनी का घोल मिश्रण है। ठीक है, चांदी क्या है? तत्व है। और फिर दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है। टीन तत्व है। टीन, 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 टीन। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी क्या है? तत्व है। सिलिकॉन भी तत्व है। फिर क्या है? कोयला, कोयला यार मिश्रण है। फिर क्या दे रहा है? वायु, वायु भी क्या है? मिश्रण भी तो है। वायु क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, कैसा मिश्रण है यार? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसें मिश्रण ही तो है। कई सारी गैसें मिलकर तो वायु बना रही है, मिश्रण है इसीलिए। अच्छा, साबुन यौगिक है। साबुन ठीक है, क्या है? यौगिक, कई सारे तत्वों से मिलकर बना होता है और कई सारे तत्वों मिल जाते हैं, हमें दूसरा पदार्थ मिल जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? यौगिक कहते हैं। मीथेन, मीथेन गैस होती है, CH4, मीथेन। ठीक है, CH4। इसे मिश्रण यौगिक क्यों करें? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये भी क्या है? यौगिक है। और रक्त, रक्त क्या है? मिश्रण। ठीक, इसको लिख लो। 10 सवाल हो गए। फिर 11वां कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? रासायनिक परिवर्तन बताना है। पॉज करो, लिख लो। प्रश्न 11 क्या पूछ रहा है? रासायनिक, रासायनिक पहला दे रहा है पौधे की वृद्धि। पौधे की वृद्धि एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन पहला, पौधे की वृद्धि। ठीक है, फिर क्या दे रहा है? लोहे में जंग लगना, वो भी है, हमने पीछे पढ़ाई था, लोहे में जंग लगना। फिर क्या पूछ रहा है? लोहे के चूर्ण तथा बालू मिलाना, ये कोई रासायनिक नहीं है। लोहे को चूर्ण लो, बालू मिला दो, पृथक्करण
से उसे मतलब चुंबकीय प्रतिकर्ष से अलग करो, कोई प्रक्रिया थोड़ा नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। खाना पकाना, खाना पकाना। फिर क्या है, फिर तरह भोजन का पाचन, वो भी है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। जल से बर्फ बनना, नहीं, जल से बर्फ बनना कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, वो बस अवस्था बदल रही है, ठीक है, वो भौतिक प्रक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। कैसा प्रक्रिया हो गया ये, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। फिर अगली जो हमें बूंद बूंद गिर के नीचे एक मोमबत्ती वाला और टुकड़ा मिला होता है, उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती जो पहली मोमबत्ती में थी। तो पूरे पूरी मोमबत्ती क्या हो गई, रासायनिक प्रक्रिया ही बदल गई। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेसन आज खत्म हुआ, और इसके सारे प्रश्न भी हमने कर लिए, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हमने इसको पढ़ा है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, फिर अगला लेसन हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं।